आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। ओके, तो जो जीव विज्ञान है यानी जो बायोलॉजी है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ओके, क्लियर। तो बायोलॉजी के जो जनक हैं, ठीक है, वो अरस्तु हैं। बायोलॉजी के जनक यानी जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक होता है जूलॉजी, ठीक है, और दूसरा होता है बॉटनी। ठीक है, दूसरा बॉटनी, पहला बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी जो होता है उसे हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। ओके, जंतु विज्ञान में हमें जीव के बारे में अध्ययन करना होता है, जो भी जंतु यानी एनिमल्स, हम लोग भी एनिमल्स ही हैं, तो जंतु विज्ञान में हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना होता है। ओके, अब हम बात करें बॉटनी, तो बॉटनी को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ओके, वनस्पति विज्ञान इसे हम बोलते हैं, इसमें हमें अध्ययन करना होता है पेड़ पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में हमें अध्ययन करना होता है। ठीक है, जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो अरस्तु हैं, और थियो जो बॉटनी के जो फादर है यानी जनक है वो थियोफ्रिस्टस है। ओके, क्लियर। ओके, अब हम आगे देखते हैं। हमें पढ़ना है आज सेल, जो कि जूलॉजी में आता है। ओके, तो हम जूलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं? सेल। सेल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो जो सेल जंतु विज्ञान, जूलॉजी का हिंदी होता है जंतु विज्ञान, और आपको जैसे पता होगा कि जंतु विज्ञान के पिता हमने किसे कहा? अरस्तु को कहा है। बायोलॉजी के भी जनक अरस्तु हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी तो अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। जूलॉजी के पिता कौन है? तो अरस्तु है। जूलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, फादर ऑफ, और फादर ऑफ बॉटनी बोलेंगे किसे? तो थियोफ्रिस्टस हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हमें देखना है कोशिका। कोशिका को पढ़ना है, तो कोशिका को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल। ओके, तो जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। तो बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। ओके, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इस टाइम शाहजहाँ का कार्यकाल था हिस्ट्री में। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया, बट उन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की, जिसे हम नेफ्रोसिस कहते हैं। ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं नेफ्रोसिस किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोसिस जो है वो मरी हुई कोशिकाओं का अध्ययन है। अब हम बात करेंगे, देखो जब मरी हुई कोशिका की खोज हुई तो कोई ना कोई जीवित कोशिका का भी खोज किया होगा, तो हम जीवित कोशिका की खोज देखने वाले हैं। तो ये किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ओके, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इसको दो बार पढ़ लीजिए, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ओके, 1674 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, क्लियर। ओके, तो इन्हें हम जैसे पहला जो है रॉबर्ट हुक, जिन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ, जो सेल होता है इसे हम साइटो भी बोलते हैं। तो लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी होता है रॉबर्ट हुक, और वैसे ही हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोल देंगे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। ओके, तो अगला हम देखते हैं कि इसका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया, किंतु इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि कोशिका जो होती है वो निर्माण कैसे होता है। तो जो पहली बार रडोल्फ जो विर्चू हैं, इन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका जो है वो विभाजित होती है, यानी सेल डिवीजन होता है, सेल कोशिका जो है वो विभाजित होती है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओके, मतलब कोशिका जो होती है विभाजित होती है, ठीक है, और जो पहली कोशिका जो है नई कोशिकाएं मिलकर बन जाती है। ओके, तो हम देखेंगे कोशिका में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, सबसे छोटी सेल, ये पूछता है एग्जाम में, और सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो ये सब एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको याद कर लेते हैं। और ये भी पूछता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले सबसे छोटी कोशिका कौन होती है। तो जो सबसे छोटी सेल जो होती है उसे हम माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, और मानव की अलग होती है, और ये सबसे मतलब सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइक्रोप्लाज्मा।
ठीक है। अब मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछे तो शुक्राणु, ये हम आगे लिखाएंगे। ओके। तो और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो सेल होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ओके, ठीक है। अब बात करें सबसे लंबी सेल के बारे में कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, यानी ब्रेन की जो सेल होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। बायोलॉजी दो भाग में होता है, बोटनी और जूलॉजी। थियोफ्रास्टस बोटनी, जूलॉजी जो होता है उसके का जनक अरस्तु। आगे देख लेते हैं हम। रॉबर्ट हुक ने खोज किया था मरी हुई कोशिका का, जीवित का कोशिका का लिविन हॉक ने किया था। सिद्धांत दिया था श्लाइडर एवं श्वान ने, ठीक है। जिसे और विभाजन हुआ था, विभाजन सेल विभाजन किसने बताया था, रडोल्फ ने बताया था। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे, और सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसी की वजह से जो सरकार जो है वो हेमलेट अनिवार्य कर दी है, क्योंकि ब्रेन जो है अगर इसमें चोट लग गया तो ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सेल यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर सर में चोट लग जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा अगर बात की विभाजन किस में होता है, तो लीवर में। अगर लीवर में आपका देखते हैं कभी कभी चाकू भी मार देता है, मूवी वगैरह में दिखाता है, तो या किसी को चाकू भी लग जाता है तो बच जाता है, तो इसी की वजह से बच जाता है, क्योंकि लीवर में सेल डिवीजन ज़्यादा होता है। आगे हम देखते हैं मानव में सबसे छोटा और मानव में सबसे बड़ा। ओके, तो मानव में सबसे पहले हम देखेंगे मानव में सबसे बड़ी सेल कौन है और मानव में सबसे छोटी सेल कौन है। ओके, ठीक है। तो मानव में सबसे बड़ी सेल जो है वो ओवम होता है, जो अंडाणु जिसे है, जो महिलाएं में पाई जाती है, ठीक है। सबसे छोटी जो होती है वो स्पर्म होता है, जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। तो मानव में सबसे छोटी शुक्राणु, मानव में सबसे बड़ी अंडाणु, ठीक है। और ऐसे सबसे छोटी तो ये होता है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। और सबसे बड़ी तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और मानव में सबसे बड़ी और मानव में सबसे छोटी अंडाणु शुक्राणु। ओके, अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कोशिका मुख्य भाग को देखते हैं, यानी जो मेन पॉइंट्स ऑफ सेल होते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो मेन पार्ट्स ऑफ सेल तो मेन पार्ट्स ऑफ सेल को हम देखेंगे। कोशिका के मुख्य भाग, तो कोशिका के मुख्य भाग में आते हैं, पहले नंबर पे है कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लिख देते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली को, ठीक है। ये अर्धपारगम्य होता है और लिपिड का बना होता है। दूसरे नंबर पे आता है कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति जो होता है इसे हम सेल वॉल बोलते हैं, यानी कोशिका की दीवार। ये जो होता है ये पेड़ पौधे में पाया जाता है, पेड़ पौधों में। ओके, फिर आगे हम देखते हैं तारिकाएं, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। इसकी खोज बोबेरी ने की थी, ठीक है। ये जो होता है कोशिका विभाजन करता है। ओके, अगला हम देख लेते हैं। अगला आता है अंतर्द्रवी जालिका, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अंतर्द्रवी जालिका, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होता है ये कोशिका का आंतरिक कंकाल हम इसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो पार्ट होता है, एक स्मूथ ईयर होता है और एक रफ ईयर होता है। ओके, तो हम आगे इसको अच्छे से समझाएंगे। अभी हम पॉइंट लिख ले रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है इसमें कोशिका का एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है। ये जो होती है कोशिका की सबसे छोटा अंग होता है ये कोशिका का, ठीक है। तो राइबोसोम, इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। छठे नंबर पे आता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी खोज की थी अल्टमैन ने की थी, ठीक है। और
यहाँ जो है ऑक्सीजन भी होता है, इसी में एटीपी का निर्माण होता है जिससे ग्लूकोज बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसी में, और जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक है, इसे ही हम कोशिका के पावर हाउस भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए लास्ट तक, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कभी कहीं और सेल पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक बार आप अच्छे से पूरी वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको कहीं सेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद भी हो जाएगा। 2 बार, एक बार पूरा देख लीजिए, फिर एक बार और देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो 7वें नंबर पे आता है गोल्जी काय। ठीक है, ये जो होता है इसे हम यातायात प्रबंधक कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थों का परिवहन करता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, 8वें नंबर पे हम देखेंगे। ठीक है, 8वें नंबर पे देखेंगे हम लाइसोसोम आता है। ठीक है, लाइसोसोम आता है, जैसे हम बोलते हैं ये जो होता है इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं, इसे हम आत्महत्या की थैली इसे ही बोलते हैं, लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम जो है उसके बाद आता है रसधानी। रसधानी जो होता है इंग्लिश में उसे वैक्यूल्स बोलते हैं। ये जो होता है ये पौधों में छोटा होता है, पौधों में बड़ा होता है, पौधों में बड़ा होता है और हम लोगों में छोटा होता है, क्योंकि पौधों में ऐसे भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसमें बड़ा होता है और हम लोगों में छोटा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें जो कोशिका होता है उसमें केंद्रक भी पाया जाता है। केंद्रक जो कि बीच में होता है, कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। ये कोशिका का समझो लीडर होता है। ठीक है, केंद्रक जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे इसका जो एक और भाग होता है जीव द्रव्य। ठीक है, तो जीव द्रव्य जो होता है इसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। ओके, जीव द्रव्य, इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। ठीक है, इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। ओके, केंद्र को न्यूक्लियस कहा जाता है, जो हम लिखना भूल गए इंग्लिश में, रुक जाइए इसको लिख देते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियस इसको बोलते हैं हम केंद्र को। ओके, तो हाँ, तो हम जीव द्रव्य थे, जीव द्रव्य जो होता है, जीव द्रव्य के आगे देखते हैं। आगे जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं। क्रोमोसोम जो होता है, तो क्रोमोसोम जो होता है उसमें ये जो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जिसे हम केंद्रक बोलते हैं, तो उसके जो बीच में होता है उसी में पाया जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम में पाया जाता है और इसी के अंदर होता है डीएनए और आरएनए। ठीक है, और डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन। ओके, तो क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है कोशिका के बीच में पाया जाता है। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे हम देखते हैं सेंट्रोसोम जो होता है, इसको देख लेते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है वो जो होता है कोशिका विभाजन करता है, तो हम इसे भी लिख लेते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम जो होता है इसे ये जो होता है ये कोशिका का विभाजन करता है। ये ब्रेन में नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है। आगे हम देखते हैं लवक। ठीक है, लवक जो होता है ये लास्ट है, लवक। तो लवक जो होता है ये प्लास्टिड का होता है, प्लास्टिड इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये जो होता है पादपों में पाया जाता है, मतलब हम लोग में ये नहीं होता, जंतु या एनिमल में ये नहीं पाया जाता। ठीक है, ये पादपों में होता है। ओके, अब हम एक बार कोशिका का संरचना देख लेते हैं। देखिए, ये कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका के बाहरी आवरण को हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये कोशिका के बाहरी आवरण होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट्स बनाना हो तो आप बना सकते हैं। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। आपका सेल से कोई भी क्वेश्चन आए आपका एक भी नहीं छूटेगा। देखिए, कोशिका झिल्ली जो होता है अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य उसे कहते हैं जिसमें से कुछ कुछ जा सकता है, कुछ कुछ नहीं जा सकता। जैसे कि हम नेट यूज करते हैं, नेट जो होता है वो अर्धपारगम्य होता है, यानी उसमें हवा तो जाता है पर मच्छर घुस पाता है नहीं, या फिर कोई और भी मतलब चीज़ उसमें छिपकली वगैरह ये सब नहीं झपक पाते। ठीक है, तो इसे हम अर्धपारगम्य बोलते हैं। ये लिपिड की बनी होती है और इसमें प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली में। ये लिपिड की बनी होती है और इसमें प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये कार्य जो है
बाहर से अंदर अंदर से बाहर जाने पे नियंत्रण का निर्धारण करती है कि कौन सा चीज़ बाहर से अंदर जाएगा, अंदर से बाहर आएगा। ठीक है। अगला हम देखते हैं कोशिका विधि। कोशिका विधि जो होती है वो केवल पादप में पाई जाती है। ओके, केवल पादप सेल जो होते हैं पेड़ पौधे का, तो उनका जो सेल होता है वो थोड़ा चौकोर होता है। हम लोग का जैसे गोल होता है, उनका थोड़ा बड़ा और थोड़ा चौकोर होता है। उसके बाहरी आवरण को हम बोलते हैं सेल वाल। जैसे कोशिका के बाहरी आवरण को हम कोशिका झिल्ली बोले, वैसे ही जो पादप कोशिका के बाहरी आवरण को हम सेल वाल बोलते हैं। ये केवल पादप में पाए जाते हैं और ये आकार आकृति प्रदान करते हैं। ये सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज जिनका पाचन हमारा जो वो है आमाशय पेट वो नहीं कर सकता है। सेलुलोज जो कागज होते हैं उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, तो सेलुलोज का बना होता है ये कोशिका भित्ति। ओके, अब हम देखते हैं तारकाई यानी सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो होते हैं इसकी खोज बोवेरी ने की थी। ठीक है, सेंट्रोसोम ये केवल जो एनिमल सेल में पाया जाता है। ये आगे भी लिखा है तो हम इसको अच्छे से आगे समझा देंगे। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, देखिए इसमें कोशिका में जो होते हैं ये छोटे छोटे मैं गोला बना के इसमें लिखते रही हूँ। गोल्जी बॉडी, माइक्रोकॉन्ड्रिया, उसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद हम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, सेंट्रोसोम, सबका मैं एक निशान बना दे रही हूँ कोशिका के अंदर। ओके, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, इसमें भी मैं बना दे रही हूँ। ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया उसके साइड साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूलस हो गया, उसके बाद वैक्यूल्स हो गया, उसके बाद गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम देखिए इसमें थोड़ा अलग होता है। इसमें सेल प्लेट के द्वारा इसमें विभाजन होता है, हम लोग की तरह इसमें नहीं होता है। ओके, आगे हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसे हम बोलते हैं कोशिका का आंतरिक कंकाल। ठीक है, इसे हम इसे बना देते हैं। ये जो आंतरिक कंकाल जो इसे हम बोलते हैं कोशिका का आंतरिक कंकाल। ठीक है, इसमें जो होता है दो पार्ट होता है। ठीक है, कोशिका के आंतरिक कंकाल ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है स्मूथ ईयर। ठीक है, जो चिकनी, स्मूथ नाम से स्पष्ट स्मूथ यानी चिकनी होगा, और एक होता है रफ ईयर। ठीक है, तो रफ ईयर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईयर लिख रहे हैं। ठीक है, एक होता है चिकनी, एक हुआ खुरदुरी। ठीक है, तो चिकनी होता है वो कार्बोहाइड्रेट वसा का निर्माण करता है। जैसे कि आप देखिए जो भी वसा होता है, यानी जो भी आप तेल वगैरह देखें, घी जम जाता है तो उसको भी हम वसा बोलते हैं। तो वसा चिकना होता है। तो चिकना में किस चीज़ का करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करेगा कौन, स्मूथ ईयर। ओके, और जो रफ है इस पे राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है कौन, तो राइबोसोम। जो रफ होता है उस पे राइबोसोम होता है, और जो स्मूथ होता है उस पे कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है, और रफ पे राइबोसोम का निर्माण होता है। ओके, आगे देखते हैं हम राइबोसोम को अच्छे से। राइबोसोम जो है, ठीक है, ये कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग, और ये कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये होता है। ठीक है, इसमें दो भाग होता है, स्मूथ ईयर, रफ ईयर। रफ ईयर के ऊपर ये होता है राइबोसोम। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन का जो भी निर्माण करता है उसे हम फैक्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ प्रोटीन निर्माण होता है, इसलिए हम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए होता है, यानी छोटी छोटी कोशिकाओं के लिए, और यूकैरियोटिक 80 वाले जैसे हम लोग के लिए 80S होता है। अब हम देखते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन ने। ओके, ये आप याद रखिएगा कि अल्टमैन ने माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ठीक है, यहाँ ऑक्सीश्वसन होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें ऑक्सीश्वसन होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का श्वसन होता है। इसमें जो होता है क्रेब्स चक्र चलता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। तो कहाँ चलता है क्रेब्स चक्र, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में चलता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। और इसमें एटीपी बनते हैं। ठीक है, और एटीपी से बनने से ग्लूकोज बनता है। एटीपी से ही ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है तो हम लोग को एनर्जी मिलती है। जैसे हम कभी ग्लूकोज पीते हैं कभी, जैसे आप सब भी पिए होंगे
गर्मी के दिनों में, तो ग्लूकोज पीने से क्या होता है, ऊर्जा मिलती है हमें। तो ऊर्जा का निर्माण हमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका की पावर हाउस बोलते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे गोल्जी बॉडी को। ठीक है, गोल्जी बॉडी जो है इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ओके, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी और माइटोकॉन्ड्रिया की अल्टमैन ने की थी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ओके, इसमें पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, पदार्थ जो है वो एक मतलब जैसे उनका परिवहन होता है, मतलब एक दूसरे के पास जाते हैं यहीं से होके। ठीक है, गोल्जी बॉडी का काम है परिवहन कराना। ठीक है, यहाँ से लेके जो भी पदार्थ है, तुम भी ले लो भाई, तुम भी ले लो, ऐसे ऐसे इनका ले जाना इनका काम है। ठीक है, तो इसे हम यातायात प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, ये सब जगह पहुँचाते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलते सकते हैं, तो इन्हें हम यातायात प्रबंधक बोलते हैं। ठीक है, इनकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने की थी। ओके, इसमें पदार्थों का परिवहन होता है, यानी एक दूसरे से ट्रांसफर हम बोल सकते हैं, ये होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है इसकी खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम ये पाचन का कार्य करता है, ये पाचन का कार्य करता है क्योंकि इसमें जो होता है जल अपघटक एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर कोशिका के अंदर कोई भी अंग काम नहीं कर रहा होता है तो ये उस अंग को नष्ट कर देता है। ये अपना, जैसे पहले के ज़माने में एक कमंडल लेके साधु बाबा थे ना, वैसे ही ये करता है। क्या करता है कि ये जो भी कोशिका काम नहीं करता उस पर वो जल अपना डाल देता है, जिससे वो काम मतलब वो करता है, क्या बोलते हैं, वो नष्ट हो जाता है कोशिका। और कभी कभी देखता है कि बहुत सारी कोशिका काम नहीं कर रहा तो वो फट जाता है खुद ही। इसी की वजह से इसको आत्महत्या की थैली यानी एटम बम कहते हैं। ओके, ठीक है, इसकी खोज डी डुबे ने की थी, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, डी डुबे ने इसकी की थी। ठीक है, और इसमें जो आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है। आगे हम देखते हैं राजधानी जो होता है उसका जल स्टोर करना काम होता है, वैक्यूल्स जिसे हम बोलते हैं, वैक्यूल्स। इसका काम होता है कि जल स्टोर करना। ये पादप में बड़ा होता है और जंतु में छोटा, पादप में ज़्यादा चाहिए, जंतु में कम। अब हम देखते हैं केंद्रक जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस ये कोशिका के बीच में होता है, ये कोशिका को नियंत्रित करता है, मतलब यही ऑर्डर देता है कि क्या करना है क्या करना है, तुम लाइसोसोम तुम यहाँ पे जल छिड़को, या जो भी काम होता है ये नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोशिका का ब्रेन कहते हैं। ये कोशिका को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसे हम कोशिका का ब्रेन कहते हैं। ये बीच में पाया जाता है, इसमें 80% प्रोटीन होता है। ओके, तो आप देख लिए यहाँ पे केंद्रक। ठीक है, आगे देखते हैं हम जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, तो जीव द्रव्य को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी, इसकी खोज। ठीक है, और यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, यानी ये थोड़ा सा, जैसे आप लोग राइस जूस पिए होंगे कभी, थोड़ा सा गाढ़ा होता है ना, वैसा ही सेम ये भी होता है। ओके, तो जो हैक्सली है उसने कहा था कि जो ये है ये जीवन का भौतिक आधार है, जो जीव द्रव्य है जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, तो इसके अंदर जो 80% ये जो 80% जो होता है जल का बना होता है। ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, लसलसा टाइप का, जैसे कि आपने राइस जूस पिया होगा, जिसे बिहारी लैंग्वेज में माट बोलते हैं, तो यही होता है। ठीक है, इसी तरह ये होता है जीव द्रव्य। ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो होता है वो कोशिका में पाया जाता है, और केंद्रिका द्रव्य जो होता है वो कोशिका के अंदर जो केंद्र है, केंद्रिका है, केंद्रक, उसमें पाया जाता है। इसका काम होता है कि कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है, कोशिका को सूखने से बचाता है, और केंद्रिका द्रव्य जो है वो केंद्रिका को सूखने से बचाता है। ओके, अब हम देखते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम जैसे कि हमने पहले भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ लिया था पीछे, तो क्रोमोसोम जो होता है ये न्यूक्लियस केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर डीएनए आरएनए होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमोसोम जो होता है जो
कोशिका के बीच में जो होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। फिर से सुनिए, कोशिका के अंदर बीच में पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए और आरएनए, ठीक है, और डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन। हो गया, जो आनुवंशिकता का निर्धारण करते हैं। अब हम देखते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम में कोशिका का विभाजन करता है, सेंट्रोसोम जो होता है वो कोशिका का विभाजन करता है और नए कोशिकाओं का निर्माण कराता है, ठीक है। ब्रेन में ये नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्रेन में कुछ भी टूट फूट जाए तो उसका वो ठीक नहीं हो सकता। जंतु में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। आप ये याद रखिएगा कि जंतु में कोशिका का विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है और हम लोग में सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, ठीक है, और सेल प्लेट के द्वारा वहाँ होता है, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं लवक, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड, ठीक है। तो लवक जो होता है, जैसे हम लोग में राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग था, वैसे ही पादपों में प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ओके। सबसे बड़ा कोशिकांग पेड़ पौधों में प्लास्टिड होता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं, ओके। सबसे जो लास्ट वाला होता है इसे हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, यानी वर्णित लवक। हम इसको अच्छे से समझा देंगे, हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए, पहला शुरू होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं हरित लवक, और दूसरा बीच वाला जो होता है ल्यूकोप्लास्ट, इसे हम बोलते हैं अवर्णित लवक, और क्रोमोप्लास्ट इसे वर्णित लवक, ओके, ठीक है। हम हिंदी में लिख देते हैं। देखिए, क्लोरोप्लास्ट जिसे हम बोलते हैं हरित लवक, ओके। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, इसे हम बोलते हैं अवर्णित लवक, यानी ये सफ़ेद होता है। तीसरा बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ये होता है वर्णित लवक, यानी ये वर्ण प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, ये रंग वाला होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे हरित लवक को, ठीक है। पहले नंबर जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हम देखेंगे, हरित लवक। तो हरित लवक होता है, ये क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है, ओके। हरित लवक जो होता है ये भोजन का निर्माण करता है और पत्ती तथा तने में पाया जाता है। हरित लवक जो होता है पेड़ पौधे में, ये सब पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, तो ये भोजन का निर्माण करता है हरित लवक, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये पत्ती तथा तने में पाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अवर्णित लवक, जिसे हम बोलते हैं रंगहीन लवक, ठीक है, तो अवर्णित लवक जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट, ओके। तो जो अवर्णित लवक है जिसे हम बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट, ओके। तो ल्यूकोप्लास्ट ये भोजन का संग्रह करता है, ये क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है, ठीक है। और ये जड़ तथा फल में पाया जाता है, ये जड़ में और फल में पाया जाता है, ये जड़ तथा फल में पाए जाते हैं। देखिए, पहला वाला जो था हरित लवक, ये भोजन का निर्माण करता है और पत्ती तना में पाया जाता है। दूसरा है भोजन का संग्रह करता है, जड़ तथा फल में पाया जाता है। अब हम देखेंगे वर्णित लवक, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ओके। वर्णित लवक को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, वर्णित लवक जिसे हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, यह जो होता है रंग प्रदान करता है। जैसे ही बताया था कि रंगीन लवक है, ये वर्णित लवक है, यानी वर्ण यानी रंग प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल में गाजर जो होता है उसमें कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग वैसे होता है। चुकंदर जो होता है वो बहुत लाल होता है ना, तो चुकंदर में लाल जो रंग होता है किसकी वजह से होता है, तो ये बीटानीन की वजह से होता है। और हम लोग का काला रंग कैसे होता है, मेलानिन की वजह से होता है। मेलानिन ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग ज़्यादा काले हो जाते हैं, जितना कम रहता है उतना गोरे। वहीं फलों का जो पीला रंग होता है किसकी वजह से होता है, जिंथोफिल की वजह से होता है, जिंथोफिल की वजह से, ओके। अब हम देखते हैं कि सेल, जैसे पादप और एनिमल सेल, पेड़ पौधे वाले सेल जो होते हैं कोशिका, और जो एनिमल यानी जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है और क्या उनमें समान होता है, दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या अंतर है, उसे हम अभी देखेंगे, ओके। देखिए, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारा एनिमल सेल हो गया और ये हमारा पादप सेल हो गया, यानी इसे हम लिख देते हैं जंतु कोशिका हो गया ये, और ये प्लांट सेल हो गया, ओके। तो नाउ अब देखो, अब देखिए, ये इसका जो सेल होता है ये लार्ग होता है, मतलब पेड़ पौधे में बड़ा
कोशिका होता है। कोशिका जो होता है बड़ा और चौकोर होता है ना। और जो एनिमल सेल जो होता है उसमें कोशिका छोटा और गोला होता है। हमने आपको बताया था कि पादप में बड़ा कोशिका होता है और इसमें छोटा होता है, इसमें चौकोर होता है, इसमें गोला होता है, एनिमल में गोला होता है। ओके, अब हम वैक्यूलस की बात करें, वैक्यूल्स की बात करें। वैक्यूल्स जो है वो रसस्थानी जिसे हम बोलते हैं, ये बड़ा होता है पादप में और वैक्यूल्स जो होता है इसमें छोटा होता है एनिमल में। ओके, अगर बात करें हम सेंट्रोसोम की, देखिए झिल्ली तो दोनों में समान होती है, इसमें भी झिल्ली पाई जाती है, उसमें भी, बस फ़र्क है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन की होती है, उसमें सेलुलोज की होती है। इंट्रो प्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें भी पाई जाती है, इनमें भी। उसके बाद होता है गोल्जी बॉडी, दोनों में, केंद्रक दोनों में पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम इसमें भी पाए जाते हैं, उसमें भी, बस ये है कि सेल प्लेट के द्वारा सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका उससे विभाजन एनिमल होता है। ओके, में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन होता है, और वही पादप सेल यानी प्लांट्स में होता है सेल प्लेट से होता है। ओके, क्लियर। इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा देख लीजिए, फिर इसके बाद एक बार स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। फिर मुझे नहीं लगता कि कोशिका में कहीं से भी क्वेश्चन है तो आप मतलब 100% बना कर आओगे। ठीक है, इसके लिए है कि आप एक बार अच्छे से सबको देख लीजिएगा। और जहाँ पे जैसे खोज है कि किसने, डी डुबे ने खोज की थी, पुरकिंची ने की थी, तो ये सारा अल्टमैन ने की थी, तो ये सारा जो खोज वाला है इसको आप एक चैप्टर पे लिख लीजिए और उसको 4 बार पढ़ लीजिए, बस ज़्यादा नहीं, 4 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी टॉपिक पे आपको चाहिए हो वीडियो, या किसी भी टॉपिक जो आपको समझ में ना आए, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।